हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं एक अनदर सेशंस के साथ जिसमें हम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी तक हमने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं और आज का सेशन हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे ताकि हम पूरा जो पेपर है वो आसानी से सॉल्व कर पाए। सो स्टूडेंट, अगर आप यूजीसी नेट या अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे। हमें अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना चाहिए। उनसे क्या होता है, उनसे एक तरीके से जो आपके टॉपिक होते हैं उनसे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है बट टॉपिक चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए ज़रूरी है कि अलग अलग जो मैं आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ, चाहे आपका यहाँ का यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर अदर स्टेट का, उसको भी देखा करिए। उसके साथ साथ जो हम यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी की भी क्वेश्चन जो करते हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो साथ साथ में देखते रहिएगा ताकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ जो आपका कॉन्सेप्ट और टॉपिक है वो भी आपका क्लियर होता चला जाए। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप मुझे बताइएगा आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक मुझे और भी मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं। सो ये काम आपका है और मुझे एक तरीके से थोड़ा सा पावर फील होता है। एक तरीके से आप मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट का काम करते हो, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी ज़रूरी है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे और आज हम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधन के उदाहरण हैं, एंड आपके ऑप्शन हैं ज्ञान, सेकंड है समय, थर्ड है ऊर्जा एंड फोर्थ यानी डी ऑप्शन है पैसा। और ऑप्शन में आपका दिया है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है AD और चौथा है BD। बताइएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज के आपके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है, नॉलेज है, उसके साथ साथ टाइम है, एनर्जी है एंड मनी है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर है आपका नॉलेज यानी ज्ञान, टाइम यानी समय और आपका ऊर्जा यानी एनर्जी। पैसा आपका नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे डी ऑप्शन है, डी यहाँ पे भी है, डी थर्ड पे भी है, डी फोर्थ पे भी है। लास्ट ऑप्शन आपके हर एक ऑप्शन के लास्ट में आपको मिलेगा अनुत्तरित प्रश्न यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। सो उस ऑप्शन को छोड़ ही देते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन जो फर्स्ट है ABC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गृह जो प्रबंधन है यानी जो होम मैनेजमेंट है उनमें संसाधन दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपका क्या है, मानवीय है जिसे हम ह्यूमन बोलते हैं, और दूसरा है आपका अमानवीय, ठीक है, नॉन ह्यूमन, ठीक है। तो ये दो होते हैं। तो मानवीय में आपका क्या आता है, मानवीय में यानी व्यक्ति के भीतर जो होते हैं, जैसे आपका ज्ञान हो गया यानी नॉलेज हो गया, उसके साथ साथ टाइम है, समय है, ठीक है, ऊर्जा है यानी एनर्जी है, और इसके साथ साथ अगर कहीं आपका कौशल आए यानी जो आपका स्किल है, ठीक है, वो भी आपका ह्यूमन में ही आएगा। तो ये और आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, यानी आपका रुचि, इन्हें चुराया नहीं जा सकता, ठीक है। और वहीं अगर हम अमानवीय की बात करें, जैसे आपका पैसा था, संपत्ति, पैसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सामुदायिक सुविधाएं जो हो गया, ये जो बाहरी वस्तुएं हैं ये सभी क्या है, अमानवीय संसाधन हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे जो आपका पैसा ऑप्शन दिया है ये आपका भौतिक या अमानवीय संसाधन होगा, इसलिए हम ये विकल्प गलत कर रहे हैं। बाकी जो 3 विकल्प हैं वो आपके करेक्ट आंसर हो गए। तो देखिएगा, हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन जब देते हैं तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई मानवीय संसाधन क्या है, अमानवीय संसाधन क्या है। जब आप दोनों में डिफरेंस पता कर लेते हैं तो इजी हो जाता है आपको आंसर तक पहुंचना, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनोखी बुनाई तकनीकी
क्या नाम है, टंगलिया, ठीक है, का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है, ठीक। ऑप्शन क्या है, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात। फिफ्थ ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड दिया है तो 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो बताइएगा 32 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है स्टूडेंट, वो है आपका गुजरात। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका टंगुलिया दिया हुआ है ये आपका सुरेंद्रनगर ज़िले में है गुजरात के, ठीक है। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें धागों को हाथ से लपेटकर छोटे दाने या डॉट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, आपका डॉट्स की तरह बनाए जाते हैं जो कपड़े पर दानेदार प्रभाव पैदा करते हैं। तो डॉट्स बनाने के बाद ये एक तरीके से उभार जैसा हो जाता है, दानेदार जैसा आपका लगने लगता है, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जैसे राजस्थान का क्या है, राजस्थान का जो प्रसिद्ध बुनाई है वो है आपका बांधनी या लहरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में आपका राजस्थान का पूछा जाए तो भी आपको वो पता हो। बांधनी की हमने बात पहले भी अपने फर्स्ट जो अपना सेशन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, जो हमने अभी प्रीवियस सेशन लिया, उसमें भी हमने बात की थी। उसके साथ साथ अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो उड़ीसा का आपका इक्कत है, ठीक है। और अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ स्टूडेंट, तो तमिलनाडु का है कांचीपुरम, रेशम प्रसिद्ध है, ठीक। तो याद रखेंगे, चलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन 33 है आपके सामने। निम्न में से किसे गृह व्यवस्था का हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है होम मैनेजमेंट का। सो है आपका योजना, मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रिया या फिर 4th ऑप्शन है प्रतिपुष्टि। सो प्लानिंग, इवेल्युएशन, डिसीजन मेकिंग या फिर फीडबैक। तो होम मैनेजमेंट का हार्ट किसे कहा जाता है, हृदय किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, बताइएगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो निर्णय प्रक्रिया है यानी डिसीज़न मेकिंग है, ये आपका होम मैनेजमेंट का हार्ट कहा जाता है यानी हृदय कहा जाता है। क्योंकि निर्णय प्रक्रिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये योजना बनाने से लेकर कंट्रोल तक यानी जो आप नियंत्रण करते हैं उसके हर कदम पर विकल्प चुनने में एक तरीके से ये मदद करता है। तो बिना निर्णय के कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। यहाँ जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग आपका फर्स्ट स्टेप होता है, पहला जो चरण होता है, पहला स्टेप होता है वो प्लानिंग का ही होता है। कहीं कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले हम प्लानिंग ही करते हैं। और इवेल्युएशन की बात की जाए यानी मूल्यांकन की बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, अंतिम चरण होता है। तो कई बार जैसे यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ामों में स्टेप्स पूछे जाते हैं। सो प्लानिंग फर्स्ट होता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, 2 चीज़ें तो जब आपको कॉमन याद रहेंगी तो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि भाई प्लानिंग पहले होएगा, लास्ट में आपका इवेल्युएशन होगा यानी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन मतलब जहाँ काम की सफलता एक तरीके से चेक की जाती है, भाई हमने इतना कुछ किया है, क्या हम वहाँ तक सफल हुए हैं या नहीं होते हैं, मतलब वो चेक करना है एक तरीके से। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्रक्रिया में क्या हो रहा है, सुधार के लिए क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। एक तरीके से अपना जो फीडबैक है वो एक तरीके से दिया जाता है, ठीक। सो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई हैं। निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग आपका होम मैनेजमेंट का हृदय कहा जाता है। 34 क्वेश्चन जो आपके सामने हैं। गैट चार्ट का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है, किसके लिए, योजना, सेकंड है संगठन, थर्ड है मूल्यांकन एंड 4th है आपका निर्णय प्रक्रिया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लानिंग यानी आपका योजना, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो गैट चार्ट है ये एक विजुअल टूल है जो आपके समय के साथ कार्य की जो रूपरेखा है, जो ड्राफ्ट एक तरीके से है उसको दिखाता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो समय नियोजन यानी आपका जो टाइम प्लानिंग है ना, ठीक है,
टाइम प्लानिंग उसके लिए और आपका जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है उसके लिए होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी जो आपका संगठन, मूल्यांकन और निर्णय जो प्रक्रिया दिया हुआ है वो आपके होम प्रबंधन के जो स्टेप्स हैं वो हैं। तो ये हमने पहले भी अभी अपना जो पिछला आपका क्वेश्चन था उसमें ही हमने एक्सप्लेन कर दिया था। 35 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है पारिवारिक जीवन चक्र की किस उप अवस्था में आय का मांग सबसे कम होती है। आय की जो मांग है वो सबसे कम होती है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की किस उप अवस्था में आय की मांग सबसे कम होती है। स्थापत्य काल, सेकेंड है साला पूर्व, थर्ड है आपका बालकों के व्यावसायिक समायोजन की अवस्था, फोर्थ है आपका सेवानिवृत्ति। बताइएगा 35 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। तो सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे सेवानिवृत्ति मतलब एक तरीके से संकुचित अवस्था का एक अंतिम चरण माना जाता है जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर हो चुके होते हैं, ठीक है। और इसमें जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यानी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, जिससे आय की मांग कम हो जाती है यानी न्यूनतम हो जाती है। स्थापत्य की बात करें तो ये नई शुरुआत में आपका जब खर्च एक तरीके से मीडियम होता है तब होता है। साला पूर्व की बात की जाए, प्री स्कूल की बात की जाए, जहाँ से खर्च बढ़ना शुरू होता है, स्टार्टिंग फेज। और व्यावसायिक एक समायोजन की बात की जाए तो ये विस्तृत अवस्था है। इस आप ये सब कह सकते हैं, मतलब स्पेंडिंग जो स्टेज होती है वो होती है जहाँ खर्च सबसे अधिक होता है। सो इस तरीके से आप चीज़ें याद रखेंगे, ठीक चलेगा। 36 क्वेश्चन आपके सामने। निर्णय लेने में सामूहिक निर्णय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब जैसे नहीं है वाला बोला गया है तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल ध्यान से देखो। कई बार ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। जब हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और ज़्यादातर क्वेश्चन में सही वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अचानक बीच में ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाए जहाँ पर नहीं दिया हो, तो क्वेश्चन हम पढ़ भी लेते हैं तो भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस इस चीज़ में रखिए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऑप्शन है आपका सामूहिक निर्णय एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। सेकंड है व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा सामूहिक निर्णय का विकास तीव्र प्रक्रिया है। थर्ड है सामूहिक निर्णय में कुछ नेता होते हैं जो निर्णय प्रारंभ करते हैं। और फोर्थ है इस प्रक्रिया में कई व्यक्तियों के अनुभव निर्देशन बिंदुओं के समान कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा है, बाकी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की, सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सेकंड। व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा सामूहिक निर्णय का विकास तीव्र प्रक्रिया है। सो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डिसीजन इज अ फास्टर प्रोसेस देन द इंडिविजुअल वन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो यह कथन आपका एक तरीके से गलत वाला पूछा गया था ना, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। क्योंकि गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सामूहिक निर्णय है यानी ग्रुप जो डिसीजन होता है वो लेना हमेशा एक तरीके से स्लोअर होता है, धीमा होता है। इसमें कई लोगों की राय लेनी पड़ती है और आम सहमति बनाने में एक तरीके से टाइम बहुत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं दूसरा व्यक्ति भी सेम सोचता हो। तो जब आप ग्रुप में चीज़ें करते हैं सो एक तरीके से डिसीज़न पर एक जगह पहुंचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें आपका समय लगता है, फास्टर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जब जटिल प्रक्रिया की बात हुई यानी कि सामूहिक निर्णय एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग थॉट होते हैं, इसलिए वो जटिल प्रक्रिया है। तो इस ट्रू यहाँ पे जो बोला गया है कि सामूहिक निर्णय में कुछ नेता होते हैं जो निर्णय प्रारंभ करते हैं। सो ये भी सही है क्योंकि समूह में कोई एक नेतृत्व करता होगा, तभी तो ग्रुप, जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उसका एक तो लीडर होगा ही ना, नहीं तो सब अपना अपना पक्ष बोलने लगेंगे तब तो ग्रुप बन ही नहीं पाएगा। सो यस राइट है, आप जब ग्रुप बनाते हैं तो एक तो लीडर आपका होता ही है।
देन यहाँ पे जो बात की गई कि इस प्रक्रिया में कई व्यक्तियों के अनुभव निर्देशन बिंदुओं के समान कार्य करते हैं। सो ये भी सही है, क्योंकि अधिक लोग के जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, उससे बेहतर परिणाम मिलते हैं। सो ये भी आपका करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो आपका सेकंड है। यहाँ पे एक तरीके से तीव्र प्रक्रिया कहा गया है, जबकि ग्रुप में थोड़ा सा स्लो होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इसमें ये आ जा रहा है, इसलिए गलत है। तो कहते हैं कि जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें हमें अदर ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होता, भाई वो गलत है तो गलत क्यों है, तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि जो अदर ऑप्शन है वो सही क्यों है और जो आपका राइट आंसर है वो गलत क्यों है। सो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका गलत है, जो कि हमसे पूछा गया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक भविष्य निधि की अवधि डैश 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 वर्ष होती है, 5, 10, 15 या फिर 20। बताइएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं और आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, ठीक है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, शॉर्ट में इसको पीपीएफ बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 15। ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका राइट आंसर है। तो पब्लिक प्रोविडेंट जो फंड है यानी पीपीएफ है, वो भारत में एक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म की निवेश योजना होती है, जिसमें मैच्योरिटी अवधि आपकी कितनी होती है, 15 वर्ष की होती है, ठीक है, ये ठीक। और यहाँ पे होता है, इसके बाद जो निवेशक है इसे 5 साल के ब्लॉक में और भी बढ़ा सकता है, ये भी याद रखेंगे। मतलब ये चीज़ें आगे भी बढ़ सकती हैं। बाकी जो 5, 10 और आपका जो 20 वर्ष का समय है ये गलत है, क्योंकि जो आपके गवर्नमेंट जो रूल्स होते हैं उनके अनुसार क्या होता है, जो खाता खोलने के बाद इसे 15 साल तक बनाए रखना मतलब ज़रूरी है, मतलब अनिवार्य है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके जो अदर ऑप्शन है वो सही नहीं है और आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 15 है, ठीक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैचिंग से रिलेटेड हैं, यानी एक तरफ फर्स्ट सूची में आपका प्रणाली के तत्व दिए हैं और सेकंड सूची में उदाहरण दिए हुए हैं और आपको उनसे मैच करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग देखते हैं। पहली सूची में है आपका आगत, सेकंड है क्रिया और थर्ड है निर्गत। दूसरी सूची में है मानक बनाना, लक्ष्य संतुष्टि। सेकंड सूची है प्रश्न संसाधन एवं मांग। थर्ड सूची है आपका, मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वो है आपका योजना नियंत्रण एवं मूल्यांकन। अब बताइएगा इसको कैसे आप मैच करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको अगर हम मैच करें तो मैच बताइएगा कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो आगत दिया हुआ है इसको मैच करेंगे आपके थर्ड ऑप्शन से, यानी योजना नियंत्रण एवं मूल्यांकन, यानी इनपुट को आप मैच करेंगे प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। सो इसमें योजना नियंत्रण और जो मूल्यांकन है वो शामिल है, क्योंकि ये किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक क्या है आपका इनपुट है। वहीं क्रिया की बात करें यानी एक्शन की बात करें तो एक्शन में आपका आएगा प्रश्न संसाधन एवं मांग, यानी क्वेश्चन रिसोर्सेस एंड डिमांड। तो ये आपका आएगा आपका एक्शन में। तो यहाँ पर आपका यह प्रक्रिया आपका एक तरीके से क्रियात्मक होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। वहीं बात करें आपका निर्गत, जो कि एक ही ऑप्शन बचा है आपका मानक बनाना, लक्ष्य संतुष्टि यानी सेट स्टैंडर्ड एंड गोल सेटिस्फैक्शन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है अंतिम परिणाम यानी अंतिम लक्ष्य की संतुष्टि। तो आपका इस तरीके से मैच होगा एंड राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 39 और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बजट के सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बजट का जो सीक्वेंस है वो आपको स्टेप से लगाना है। बजट अवधि का निर्धारण, सेकंड है बजट का मूल्यांकन, थर्ड है नियंत्रण, फोर्थ है आपका सामग्री एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची एंड ई है आपका कुल आय का अनुमान लगाना। तो ABCDE ऑप्शन तक दिया है, नीचे आपके कोड भी दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। बताइएगा।
तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस में इस चीज़ को अरेंज करें तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया ये सारे ऑप्शन देख के। कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट, तो हमें कई बार आपके ऑप्शन जो है ना उनको चेक करना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत से ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें सीक्वेंस में उनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे ए मतलब सब में दिया है, सारे ऑप्शन में ही दिया है, यानी सबसे पहला तो आपका यही होगा बजट अवधि का निर्धारण। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आएगा, यानी सबसे पहले ये तय करना कि बजट 1 महीने का है या 1 साल का, ये आप पहले क्या करोगे, डिसाइड करोगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये आएगा, ठीक। सेकंड जो आपका स्टेप आएगा स्टूडेंट, उसमें आपका क्या होगा, जो अब आप नीड देखोगे, ठीक है। अब नीड कहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। नीड दिख रही है आपको यहाँ पे कि सामग्री एवं परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची। यहाँ पे आपको नीड दिख रही है, यानी क्या क्या खरीदना है उसकी लिस्ट बनाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि फैमिली के क्या मतलब आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या वो चाहते हैं, उनकी एक तरीके से लिस्ट बनाना। तो ये आपका सेकेंड स्टेप होगा, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जो कि है आपका सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड तो सही है, फिर भी हम कंप्लीट करते हैं सीक्वेंस लगाना। उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा थर्ड, आपका कुल आय का अनुमान लगाना, ठीक है। टोटल इनकम का एक तरीके से आप क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, यानी आपके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा उपलब्ध है, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप होगा आपका नियंत्रण, यानी आपका कंट्रोलिंग, ये आपका 4 स्टेप आएगा। तो 4 स्टेप में आपका मतलब खर्च को, जो आपका खर्च है उसके बजट के अनुसार करना है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, कंट्रोल करना है। और लास्ट में आपका होगा बजट का मूल्यांकन, ये आपका 5th स्टेप होगा, यानी अंत में ये देखना कि बजट कितना सफल रहा। तो इवेल्युएशन ऑफ बजट आप लास्ट में करेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या लगेगा, सीक्वेंस लगेगा, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। आई होप आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, फिर आपको पता है नीड आती है, आवश्यकता आती है, तो इस वजह से, और मूल्यांकन ज़्यादातर लास्ट में ही होता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे भी देखिए बी ऑप्शन आपका 3 में दिया है, ओनली 1 में आपका डी ऑप्शन दिया। तो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर हमें नहीं भी आते हैं तो ऑप्शंस को देख के हम थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा लेते। कहते लोग बोलते कि भाई हम तुक्का मारते हैं, हमें अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लगाए कि हम राइट आंसर तक ज़्यादा पहुंच सकें। तो अगर आपको पहुंचना भी है तो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे आपको लगे नहीं यहाँ पे 3 बार दिया हुआ है बी, यानी तीनों ऑप्शन में दिया है, तो इसके चांसेस ज़्यादा है राइट होने के, तो इन्हीं में से चूज़ करते हैं। सो इसलिए ठीक चलेगा। क्वेश्चन 40 है, आप सभी के सामने पूछा गया है आपसे, प्रबंध के प्रेरक कारकों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ऑप्शन क्या है, मूल मानवीय रुचि और इच्छाओं के विकसित होते हैं, इच्छाओं से विकसित होते हैं। सेकंड है मूल गृह व्यवस्था में अंतर्निहित प्रेरणा प्रदान करते हैं। थर्ड है मूल आधारित लोचमय स्तर को प्राप्त करने हेतु अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। 4 है लक्ष्यों को निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और फिर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर मीन्स रॉन्ग पूछा गया है, तो आपको रॉन्ग इसमें से चूज़ करना है। सो यहाँ पे बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा मूल आधारित लोचमय स्तर का प्राप्त करने हेतु अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्यों ये राइट आंसर है, क्योंकि लोच में मतलब एक तरीके से फ्लैक्सिबल, ठीक है। तो फ्लैक्सिबल स्तर या मानक वे होते हैं जिन्हें आसानी से हम सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं, तभी तो फ्लैक्सिबल हुआ ना कि हम जो भी सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से हम उसे ढाल रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उन्हें प्राप्त करना थोड़ा सा आसान होता है ना कि कठिन, ठीक है। सो इसलिए आपका ये आंसर जो है वो
गलत है। बाकी के जो आपके ऑप्शंस दिए हैं वो सही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे मूल्यों की बात हो रही है, यानी वैल्यू आपकी मानवीय इच्छा से ही जन्म लेते हैं। लक्ष्य का निर्धारण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इस वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जो कि आपके प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है। 41 क्वेश्चन है, उद्यमी कौशल के लिए आवश्यक कौशल में आपका दिया हुआ है 3 माने गए हैं वह हैं। ठीक है, तो 3 आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, 3 आपका क्या दिया हुआ है, आई। 3 आपका आई दिया हुआ है। ये कई बार कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि लास्ट में दिया है तो इस वजह से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 3 आई आपके माने गए हैं वह आपका इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट एवं आइडिया। सेकेंड है आपका इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल, इनोसेंट। थर्ड है आपका इंटेलिजेंट, आइडिया, आपका इंस्टिक्ट। और 4 है आपका इंडिविजुअल, आइडिया, इनोसेंट। तो बताइएगा 3 आईज। क्वेश्चन नंबर 41। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट एवं आइडिया। ठीक है, एंड आइडिया आपका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे एक सफल जो उद्यमी है उसके लिए 3 गुण अनिवार्य होते हैं। इनिशिएटिव का मतलब हुआ आपका एक तरीके से किसी नए काम की शुरुआत या पहल करना, इनिशिएट करना, किसी चीज़ को पहल करना। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होकर डिसीज़न लेना, निर्णय लेना। और वहीं आइडिया आप जानते हैं एक नया विचार या एक इनोवेशन, एक नवाचार होना। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिएगा 42 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, किसी उद्यम प्रबंधन में पूंजी बजटन तकनीकी की निम्नलिखित में से कौन सी गैर छूटित नगद प्रवाह विधि है। ऑप्शन है लाभप्रदता सूचकांक विधि, सेकंड है पे बैंक विधि, थर्ड है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, फोर्थ है आंतरिक प्रतिफल दर विधि। 42 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन क्या सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं प्लीज़ कमेंट करा करें, मुझे अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट। बताइएगा इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा पे बैंक विधि। ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर है। तो जो आपका पे बैंक मेथड होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें ये केवल ये देखती है कि जो निवेश किया गया पैसा है वो कितने समय में वापस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है कि ये समय के साथ पैसे के मूल्य में होने वाली जो कमी है यानी डिस्काउंटिंग है उसको नहीं गिनती है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। बाकी जैसे हम बात करते हैं आपका शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि की यानी एनपीवी की बात करते हैं, या हम बात कर रहे हैं आपके आंतरिक प्रतिफल दर विधि की। ठीक है, तो दोनों आपका क्या है, डिस्काउंटेड विधि हैं जो आपके भविष्य के पैसे के लिए जो आपकी वर्तमान कीमत है उसको ध्यान में रखती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। चलिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। यहाँ पे भी नॉट का याद रखिएगा। ऑप्शन है धर्म, सेकेंड है खेल, थर्ड है महत्वाकांक्षा, फोर्थ है कार्य क्षमता। बताइएगा तो पार्कर के अनुसार कौन सा मूल्य मानव आचरण को नियंत्रित नहीं करता है। सो ये है आपका खेल यानी प्ले। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो पार्कर ने मानव व्यवहार को प्रेरित करने वाले कई मूल्यों की सूची दी है, उस पे आपका धर्म आता है, उसके साथ साथ महत्वाकांक्षा है, कार्य क्षमता है, प्रेम है, और खेल आपका एक एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पार्कर हैं वो एक तरीके से मैनेजमेंट के जो वैल्यू हैं उसको नियंत्रणकारी मूल्य के रूप में ज़्यादा प्राथमिकता उन्होंने नहीं दी है। तो इस वजह से आपका जो राइट आंसर है, जो नहीं वाला पूछा गया है, वो आपका प्ले है यानी खेल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग से रिलेटेड है और जहाँ पे आपका दिया हुआ एक तरफ प्रबंधन के कार्य और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी हुई हैं और हमें आपको मैच करना है। तो प्रबंधन के कार्य योजना है, संगठन है, नियुक्तिकरण है यानी स्टाफिंग है और डी है नियंत्रण। और दूसरी तरफ जो विशेषताएं हैं उनमें दिया है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, सेकंड है मानकों की पुनः समीक्षा, थर्ड है लक्ष्य निर्धारित करना, फोर्थ है कर्तव्य व जिम्मेदारियों को परिभाषित करना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन मैं आपके सामने रख देती हूँ और अब बताइएगा इसको आप कैसे मैच करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करें आपके प्लानिंग की यानी योजना की बात करें तो योजना को हम मैच करेंगे आपके ऑप्शन लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है, तो लक्ष्य निर्धारित करना ये आपका होगा यानी टारगेट एक तरीके से आप क्या करेंगे निर्धारित करेंगे। सेकंड है आपका संगठन यानी आपका संगठन जो आप मैच करेंगे वो मैच करेंगे आपका कर्तव्य व जिम्मेदारियों को परिभाषित करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण को आप मैच करेंगे सही कार्य के लिए सही व्यक्ति। तो यहाँ पे सही कार्य के लिए सही व्यक्ति आपको क्या लग रहा है, इसमें होगा आपका मानकों की पुनः समीक्षा। नियंत्रण में आपका क्या होगा, नियंत्रण में होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका मतलब जो मिलान है वो होगा यानी फर्स्ट का जो सेकेंड थर्ड है वो आपका दो ऑप्शन में दिख रहा है जो कि आपका थर्ड एंड फर्स्ट में है। उसके बाद सेकेंड का फोर्थ है तो सेकेंड का जो फोर्थ है वो आपका थर्ड ऑप्शन में ही दिख रहा है और सी का आपका सेकेंड है जो कि इसमें नहीं है। तो आपके ऑप्शन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं एक बार थोड़ा सा और इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो आपकी ना रहे। देखो मेरे हिसाब से जो आंसर बैठ रहा है उस हिसाब से तो जो मैंने आपको बताया यानी योजना का आपका लक्ष्य निर्धारित करना होगा, संगठन का जो आपका होगा वो होगा कर्तव्य व जिम्मेदारियों को परिभाषित करना। ठीक है, उसके साथ साथ नियुक्तिकरण का जो होगा वो होगा सही कार्य के लिए सही व्यक्ति। ठीक है, सेकेंड और नियंत्रण का होगा आपका कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा और इसके ऑप्शन जो हैं वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहे हैं, सही नहीं जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा देखिएगा। सेकेंड ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, और आपका जो दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, वेट, सेकेंड नहीं होगा एंड फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड में चूज़ करते हैं। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे आपका थर्ड दिया हुआ है तो दोनों में देखो फर्स्ट में भी और थर्ड में दोनों में थर्ड थर्ड दिया हुआ है। संगठन का आप खुद ही सोचो, ऑर्गेनाइजिंग की बात की गई है तो आपके जो कर्तव्य हैं और जो जिम्मेदारी हैं उनको एक तरीके से परिभाषित करना, डिफाइन करना, ड्यूटीज़ को, ये आपका क्या होगा। तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है आपका 4 ऑप्शन रहेगा ही जो कि इसमें है। और नियुक्तिकरण को जैसे मैंने आपसे कहा मानकों की पुनः समीक्षा यानी सही कार्य के लिए सही व्यक्ति, तो यहाँ पे आप सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डी है इसको आप फर्स्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंजेस आपको करना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट, इतना अगर आप कर देंगे तो आप राइट आंसर तक आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम थर्ड को आपका राइट आंसर मान रहे हैं। ठीक, बाकी आपका यही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें उसके हिसाब से चलना है कि जो आपका मिलान के थ्रू जो शब्द दिए गए हैं वो किससे मैच हो रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑप्शन से ज़्यादा। ठीक है, सो इस तरीके से बाकी अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा, बाकी मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर ही दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन प्रबंधन के प्रणालीगत दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हल्का सा ताकि और क्लियर दिखे। ऑप्शन है संगठन गतिशील होता है, सेकेंड है प्रणालीगत दृष्टिकोण एकीकृत दृष्टिकोण है, थर्ड है प्रबंधन संभाव्य होता है एंड फोर्थ है प्रबंधन केवल एक ही अनुशासन से प्रभावित होता है।
बताइएगा 45 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रबंधन की प्रणालीगत दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं है वाला याद रखिएगा। और सिस्टम अप्रोच के बारे में जो कथन सत्य नहीं है, वो जहाँ पे जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि जैसे ही ओनली वाले शब्द आ जाते हैं ना, तो वैसे भी ये निगेटिव की ओर इंडिकेट करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा बोला जा रहा है सिर्फ वही। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इज़ इन्फ्लुएंस बाय सिंगल डिसिप्लिन, यानी प्रबंधन केवल एक ही अनुशासन से प्रभावित होता है, तो आपका ये गलत है। क्योंकि जो आपका सिस्टम है, ठीक है, यानी जो प्रबंधन के प्रणालीगत आपका जो दृष्टिकोण है, यानी सिस्टम जो अप्रोच है, ये मानता है कि जो मैनेजमेंट है वो बहु अनुशासनात्मक है, यानी जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि नहीं वाला पूछा गया था। 46 क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस निवेश योजना में ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। डिबेंचर, आपका आवर्ती जमा, थर्ड है शेयर एंड फोर्थ है जीवन बीमा। 46 क्वेश्चन आप सभी के सामने। 46 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका होगा आपका लाइफ इंश्योरेंस, यानी जीवन बीमा, ठीक है। जीवन बीमा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जीवन बीमा जो पॉलिसियां हैं, जैसे आपका एंडोमेंट प्लान हो गया और या फिर सरेंडर मूल्य हो गया, तो ये बैंक या बीमा कंपनी के ऋण एक तरीके से लिया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन पूछा गया है आपका डबल एंटिंग का अर्थ है, आपके ऑप्शन है तैयार वस्तु का उपयोग करना, सेकेंड है उचित ऊंचाई पर कार्य करना, थर्ड है सही मुद्रा का उपयोग करना, फोर्थ है एक ही समय में 2 या 2 से अधिक गतिविधियों को एक साथ करना। बताइएगा। अगर आपने ये वर्ड सुना हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं, नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका 4 ऑप्शन, यानी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक गतिविधियों यानी एक्टिविटी को एक साथ करना। तो जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने में आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपने कपड़े डाले, वॉश वगैरह कुछ किया, उसके बाद आपने टाइमिंग सेट कर दी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े भी साथ में धुले जा रहे हैं और साथ में आप अपना खाना भी बना सकते हैं, यानी एक ही समय में 2 कार्य कर सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में वैसे भी वो काम आपका वॉशिंग मशीन का है, कपड़े धुलने का। जो आपका काम था कपड़े डालना वो आपने कर दिया, बाकी अब मशीन का काम है, उसमें खड़े रहने से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप अदर वर्क कर सकते हैं, अपना आप कपड़े डाल के छोड़ दो, वो अपना धुलते रहेंगे और आप आराम से काम होता रहेगा। तो मतलब एक साथ आप 2 चीज़ें कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, इसका आपका समय बच रहा है, ठीक। तो ये होता है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक आय का उदाहरण है। परिवार के लिए कपड़े सिलना, सेकेंड है प्राप्त हुआ किराया, थर्ड है बैंक से प्राप्त ब्याज, फोर्थ है अचार बनाने से प्राप्त पैसा। वास्तविक आय का उदाहरण आपसे पूछा गया है, मतलब रियल इनकम का एग्जाम्पल। तो रियल इनकम का एग्जाम्पल हो सकता है या हो सकता है नहीं, होगा ही, परिवार के लिए कपड़े सिलना, ठीक है, परिवार के लिए कपड़े सिलना। तो वास्तविक आय में आपका एक तरीके से प्रॉफिट ये होता है कि जो बिना पैसे खर्च किए परिवार के सदस्यों के जो स्किल हैं उनसे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे खुद कपड़े सिलने से दर्जी का जो खर्च है वो एक तरीके से बच रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। बाकी जैसे आपका किराया हुआ या बात करें आपका ब्याज हुआ, तो ये आपका क्या है, मनी इनकम है, यानी मौद्रिक आय है। और अचार बनाने से प्राप्त जो पैसा है ये आपका कमाया पैसा है, जो कि मौद्रिक आय होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित परिवार जीवन चक्र चरण का एक उपचरण है। ऑप्शन है वृत्तीय पुनर्प्राप्ति, सेकेंड है संतान उत्पत्ति, थर्ड है आपका प्राथमिक विद्यालय एंड 4 है आपका महाविद्यालय।
तो बताइएगा 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका है वित्तीय पुनर्प्राप्ति। फाइनेंशियल जो आपका रिकवरी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो है आपका प्रारंभिक, ठीक है, क्या है आपका प्रारंभिक, दूसरा है आपका विस्तृत और तीसरा है आपका संकुचित, ठीक है। 3 आपकी क्या होती हैं, इनकी आपकी 3 अवस्थाएं हैं। तो संकुचित अवस्था कब शुरू होती है, जब बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैं बता देती हूँ, आपका जो संकुचित अवस्था है वो कब शुरू होती है, जब बच्चे आपके क्या हो जा रहे हैं, घर छोड़कर आपका चले जाते हैं, तब वो आपका क्या होता है, संकुचित अवस्था होती है। वित्तीय पुनर्प्राप्ति इस चरण का एक तरीके से क्या होता है, हिस्सा होता है, जहां आपके जो पेरेंट्स हैं यानी जो माता पिता हैं वो अपनी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर के लिए बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, वो आपका होता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। सो राइट आंसर इज आपका वित्तीय पुनर्प्राप्ति। चलिएगा क्वेश्चन 50 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मामलात विभाग का मिशन नहीं है। जागरूकता और शिक्षा, सेकेंड है उपभोक्ता संरक्षण, थर्ड है प्रभावी और महंगा शिकायत निवारण, फोर्थ है गुणवत्ता और मात्रा की सुनिश्चितता। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसके राइट आंसर की बात की जाए स्टूडेंट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रभावी और महंगा शिकायत निवारण, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नहीं है पूछा गया है ना कि उपभोक्ता मामलात विभाग का मिशन नहीं है, तो प्रभावी और महंगा शिकायत निवारण हिस्सा नहीं है, क्योंकि विभाग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाना है, ना कि महंगा। तो लक्ष्य जो है यानी टारगेट है वो महंगा नहीं है, जो कि आपका सीधा सीधा मेंशन कर दिया गया। तो राइट आंसर तक हम जल्दी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आज हम यहीं तक क्वेश्चन करें एंड 51 से हम नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा केवल ऐसा करें कि केवल राइट आंसर ही दे दें तो आई होप हम तुरंत ही क्वेश्चन ख़त्म कर सकते थे। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके जो ऑप्शंस हैं उसको भी आप थोड़ा सा समझकर आप आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में, बट एनीवेज हम अगर इन क्वेश्चनों को रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपको चीज़ें भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर तो आता है बट हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए जब मैं ये सेशन करती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ताकि आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम दें तो क्वेश्चन को उसी तरीके से समझें, जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें और वो क्यों सही नहीं है, तो इस तरीके से आप राइट आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को हेल्प करेगा आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, और ऐसे ही लगातार सेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी जो तैयारी है वो अपनी इसी स्पीड से करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर तैयारी कोई भी नहीं कर पाता। और अगर जो व्यक्ति सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास समय है हम आराम से कर लेंगे, वो व्यक्ति सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं। वो व्यक्ति का सिलेक्शन हमेशा होता है जो कंटिन्यूअस तरीके से चीज़ें करता है, ब्रेक नहीं लेते हैं चीज़ों में। आई होप पता है होली आने वाली है, सो होली तो एंजॉय कीजिएगा, लेकिन होली के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। अगर ये सेशन पसंद आए तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।